हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 66 बीपीएससी मेंस का 1 डे मॉड्यूल पे बात करेंगे। हमारे पास सिर्फ 24 दिन है और 29 तारीख से यानी 29 जुलाई से आप लोग का मेंस का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आज आपके पास एक मूल मंत्र लेके आ रहे हैं और ये मंत्र कोई नया नहीं है। हम लोग क्लास में बराबर इस बात की चर्चा करते हैं। तो आज जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो पेपर 1 सेक्शन 1 पे रहेगा और एवरी डे हम लोग एक एक सेक्शन पे डिस्कस करेंगे ताकि अगले 4-5 दिन में हमारा ये जीएस मेंस का पेपर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए। तो आज जो हमारा डिस्कशन है वो 3 भाग में विभाजित है। वी हैव डिवाइडेड टुडेज डिस्कशन इनटू 3 पार्ट्स। पहला पार्ट ये है कि सेक्शन 1 में, पेपर 1 के सेक्शन 1 में कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय है और कौन कौन से पोर्शन को हम लोग को रिवाइज करना है। पहली बार हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसको रिवाइज करेंगे जो पहले हम लोग कर चुके हैं। दूसरा भाग जो हम लोग डिस्कस करेंगे, स्कीम ऑफ एग्जाम, यानी पेपर 1 सेक्शन 1 में आपको 6 क्वेश्चन दिया रहेगा और 6 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यानी आपके पास 50% चॉइस है और इस सेक्शन में अच्छी तरह से आप यदि आंसर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मार्क्स लाने की संभावना हो जाती है। और तीसरा जो अंतिम सेक्शन, जो महत्वपूर्ण सेक्शन है, वो है आपका इस सेक्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। हर एक क्वेश्चन का आपको सैंपल आंसर, करेक्शन सब कुछ दे दिया गया है। सिर्फ एक बार आपको रिवाइज करना है और इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको हम बता देंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन जो है हमारा पेपर 1 बीपीएससी मेंस का जीएस पेपर 1 और सेक्शन 1 पर आधारित है। आई डॉक्टर राकेश सिंह वेलकम ऑल ऑफ यू टू KSIS एकेडमी। तो चलिए हम लोग जरा सेक्शन कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसको हम लोग जरा देख लेते हैं। 1857 का विद्रोह 64th मेंस में नहीं आया था और 65th मेंस में इसके कारण को पूछा गया था। तो 1857 को आप पढ़िए जरूर, इसी तरह नहीं जाने दीजिए। और 1857 का जो विद्रोह पढ़ेंगे, जो 1857 का जो आप रिवोल्ट पढ़ेंगे, ये सारा नोट्स आपके पास है, कोई नया चीज नहीं है। उसमें पहला देखिएगा, प्रेल्यूड टू द अपराइजिंग। इसका मतलब होता है 1857 से पहले का, 1857 से पहले की पृष्ठभूमि, ये आपको जानना है। दूसरा, द स्पार्क यानी चिंगारी, कौन सा चिंगारी से 1857 का विद्रोह शुरू हुआ, मीन्स इमीडिएट कॉज, तत्कालिक कारण। और इस विद्रोह के महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से थे, इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से थे। और 1857 का अंतिम चरण, लास्ट फेज, और अंतिम चरण में जो इंपॉर्टेंट लोग थे, अंतिम चिंगारी एंड द डाइंग एम्बर्स। जो 1857 का पहले तो आप चिंगारी देखेंगे और फिर अंत में अंतिम चिंगारी देखेंगे, द डाइंग एम्बर्स। और अंतिम आपका जो 1857 का विद्रोह का जो पोर्शन आपको रिवीजन का है वो है कॉन्क्लूजन। इस विद्रोह से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। उसी तरह 1857 में बिहार को भी आपको टच करना है। बिहार में आंदोलन का आरंभ और उसकी प्रगति, बिहार में कैसे कैसे 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई और कहां कहां कैसे कैसे वो गुजरी। और दूसरा भाग बिहार में कुंवर सिंह एंड हिज कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कुंवर सिंह के बारे में पढ़ेंगे और कुंवर सिंह कैसे कैसे कार्रवाई किए बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में,
ये सारी कार्रवाई की व्याख्या भी आपको पढ़ना है। कुंवर सिंह के बारे में यदि पढ़ते हैं तो उनका सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को भी देखना जरूरी है। यू हैव टू स्टडी द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ कुंवर सिंह ऑल्सो। तो ये आप पोर्शन करेंगे तो आपका 1857 में आप जो है ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और सारा हम लोग एक दिन में कर सकते हैं, ये सारा कुछ आपका पढ़ा हुआ है, सिर्फ एक बार नजर जो है दौड़ाना है। दूसरा जो है इंट्रोडक्शन एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन, पश्चिमी और तकनीक शिक्षा का परिचय और विस्तार। 65वें बीपीएससी में 1858 से लेके 1914 पे कॉन्सेंट्रेट किया गया है। 64th बीपीएससी में आया नहीं है। अब आपको क्या पढ़ना है? आपको 3 भाग में शिक्षा को बांटना है। द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन बिहार ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड, आपका इंट्रोडक्शन, शुरुआती दौर में प्राचीन काल में बिहार में शिक्षा का क्या विकास था, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। और ये पोर्शन भी आपके पास है, इसको सिर्फ एक बार जो है एक निगरानी दे दीजिएगा। दूसरा फेज में आप पढ़िए एजुकेशन इन बिहार ड्यूरिंग 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के बिहार में शिक्षा का विकास। दूसरा फेज आपका शिक्षा में ये होगा। तीसरा जो है स्वतंत्रता के बाद बिहार में शिक्षा का विकास, यानी कि आप इसको 1950 से लेके 1970 का एक फेज बनाएंगे, 1970 से 2000, और सबसे महत्वपूर्ण है करंट सिनेरियो, मौजूदा परिदृश्य। तो शिक्षा में इस तरह से आप जो है डिवाइड करके पढ़िएगा। तीसरा जो है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर 1 सेक्शन 1 का, वो है संथाल विद्रोह या संथाल अपराइजिंग या बिरसा मूवमेंट या बिरसा आंदोलन। 64वीं में नहीं आया है, 65वीं में नहीं आया है, 63वीं में 63rd में संथाल पे आया है। फिर 2016 में 56, 59 बीपीएससी में भी संथाल पे आया है, और 2012 में बिरसा आंदोलन पे क्वेश्चन आया है। अब आपको क्या करना है? आपको जो है 2 क्वेश्चन तैयार करना है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल प्रोटेस्ट इन द 19th सेंचुरी विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, मतलब जो आदिवासी विद्रोह बिहार यानी कि आज का झारखंड भी, वर्तमान झारखंड को भी आपको इंक्लूड करते हुए जो भी आपका जनजातीय विद्रोह, जो भी आपका आदिवासी विरोध हुआ है, इन सब की प्रकृति और विशेषताएं आपको खास करके ध्यान देना होगा, क्योंकि व्याख्या आता है तो इस तरह से आएगा। चौथा है आपका मौर्यन आर्ट, पाल आर्ट, पटना कला। तो पाल कला जो है 65th बीपीएससी में आ चुका है, 64वीं में मौर्य आया है, और पटना कलाम 63वीं में आया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस बार जो ज्यादा चांसेस है पटना कलम का आने का, और मौर्य आर्ट, मौर्य कला भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है पटना कलम, और सेकंड इंपॉर्टेंट है मौर्यन आर्ट। अब 5वां सेक्शन जो है, जो क्वेश्चन वाइज हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन 1 1857, क्वेश्चन 2 ऐसे करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आपका जो 5वां क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रहेगा भारतीय स्वतंत्र संग्राम में बिहार की भूमिका, बिहार रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। 65th बीपीएससी में आपका किसान सभा पे आ चुका है, 64th में चंपारण सत्याग्रह पे आ चुका है, 63rd में भी 2019 में चंपारण सत्याग्रह में हुआ था, फिर 2019 में 60-62वां में भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट पे आया था। अब आपको क्या करना है? आपको है कि 19वीं सदी के अंत से भारतीय राष्ट्रवाद का विकास, एक नेशनलिज्म पे जो आपका नोट्स है उसी को उठा के आपको देखना है। एवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म सिंस द लेट 19th सेंचुरी, इस पे आप फोकस करेंगे। दूसरा फोकस करेंगे कि जब इंडेंचर सिस्टम, यदि ठीका प्रणाली, खास करके जो आपका नील विद्रोह जो हुआ था उसके तहत जो है ब्रिटिश भारत में काफी विदेशी आए थे, तो क्या क्या उनके आने का कारण था, क्या क्या उनके आने का वजह था, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड ओवरसीज इमिग्रेशन इन द 19th सेंचुरी ब्रिटिश इंडिया। 19वीं सदी के ब्रिटिश भारत में विदेशी आवर्जन की क्या वजह थी, कारण थी, खास करके ठीका प्रणाली को मद्देनजर रखते हुए। अब आ जाइए 6ठा क्वेश्चन, गांधी, नेहरू एंड टैगोर।
तो गांधी टैगोर के इस थॉट वाले पार्ट में इस थॉट पूछा जाता है जनरली, या विचार पूछा जाता है। तो इसमें राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण और गांधी जी के बारे में किसी न किसी रूप में 2020 में पूछ लिया गया था। 64वां में नेहरू और धर्मनिरपेक्षवाद, नेहरू और सेकुलरिज्म पे क्वेश्चन पूछा गया था। आपको क्या तैयार करना है कि गांधी नेहरू टैगोर का तो कॉन्सेप्ट आपको देखना ही देखना है। इसके साथ आप क्या करेंगे, छठे क्वेश्चन के लिए वर्किंग क्लास एंड द नेशनल मूवमेंट, मजदूर वर्ग और राष्ट्रीय आंदोलन का ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। फिर आप रोल ऑफ फीमेल, बिहार के स्वतंत्र संग्राम में महिलाओं का योगदान, और एक और क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा रोल ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का योगदान, बिहार के राष्ट्रवाद में बिहार के छात्रों का योगदान, या भारत के स्वतंत्र संग्राम में बिहार के छात्रों का योगदान, रोल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बिहार ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन जो है आप जो है तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं, आपको क्वेश्चन का आंसर भी दे चुका गया है, सैंपल आंसर भी दे चुका गया है। अब हम लोग ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये 4-5 घंटे 10 घंटे में आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम लोग अपने डिस्कशन के दूसरे भाग में चलते हैं, जो भी ये भी आपके लिए नया नहीं है। दिस इज नॉट अ न्यू थिंग टू यू। हम लोग पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि अब आंसर हम लोग कैसे लिखें। आपको आंसर जो लिखने का तरीका है उसमें मार्क्स जो है कुछ कुछ मुद्दे पे मिलता है, कुछ कुछ बिंदुओं पे मिलता है, कुछ कुछ पैरामीटर्स पे मिलता है। तो पहला जो आपके आंसर का जो मार्क्स अट्रैक्ट करेगा, हम लोग बात कर रहे हैं पेपर 1 सेक्शन 1 में जो आप आंसर लिखेंगे, इस सेक्शन में जो आपका आंसर होगा उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए और इसी पार्ट पे आपको मार्क्स मिलेगा। तो पहला होना चाहिए इंट्रोडक्शन कॉम्पिटेंस, परिचय संकलन, की परिचय आप ऐसा दें कि एग्जामिनर अट्रैक्ट हो जाए। मान लीजिए, चलिए बिहार की अर्थव्यवस्था का, हम लोग वर्तमान में बिहार की अर्थव्यवस्था का व्याख्या की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए इस तरह से स्टार्ट कीजिए। ओवर द लास्ट डिकेड देयर वाज अ स्टेडी ग्रोथ प्रोसेस इन बिहार स्पैनिंग बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल सेक्टर्स थैंक्स टू द स्ट्रेटजीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। दिस ग्रोथ वाज नॉट ओनली रोबस्ट बट इंक्लूसिव एज वेल। फिर आप जीएसडीपी के बारे में बात करेंगे। द बिहार इकोनॉमी हैज रजिस्टर्ड हायर ग्रोथ देन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द लास्ट 3 years and the real gross state domestic product of Bihar increased by 10.5% in 2018-19। इसी तरह इसी चीज को आप हिंदी में यदि परिचय देना चाहते हैं, पिछले एक दशक में बिहार में आर्थिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में लगातार विकास हुआ है। राज्य सरकार के प्रयासों के कारण ये विकास न केवल मजबूत बल्कि समावेशी भी रहा है। समावेशी कि सारे लोग इसमें सम्मिलित हैं, हर एक वर्ग के लोग सम्मिलित है, जिससे विशेष रूप से गरीब परिवारों को लाभ हुआ है। पिछले 3 वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से तेज रही है और बिहार का वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2018-19 में 10.5% बढ़ा है। अब इसमें देखिए, आप अपने 4-5 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन से एग्जामिनर को बता रहे हैं कि देखो हम बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में आपको परिचय दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, और हम इस दिशा में आपको बताना चाहते हैं कि बिहार में आर्थिक वृद्धि हुई है। सरकार का प्रयास जो है काफी सराहनीय है और इस प्रयास से समाज के हर एक वर्ग को फायदा हुआ है। तो सबसे पहले जो आप लोग को मार्क्स मिलेगा वो मिलेगा इंट्रोडक्शन कॉम्पिटेंस, जिसको कि हम लोग परिचय संकलन की बात करते हैं। दूसरा जो मार्क्स मिलेगा वो मिलेगा आपको लैंग्वेज कॉम्पिटेंस पे, यानी शैली संकलन, किस तरह का भाषा का प्रयोग किए हैं। ये नहीं, अब देखिए मेंस है, आप एक अधिकारी बनने वाले हैं और एक अधिकारी से कुछ टेक्निकल शब्दों का जो कि समान अर्थ में समझा जाए वो इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि बहुत ज्यादा सरल आम भाषा
में आप इस शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो एक आंसर आपका जो कहा है था स्टैंड आउट नहीं हो पाएगा। वो आपको अलग करना है, एग्जामिनर को एग्जामिनर को अट्रैक्ट करना है, आकर्षित करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको मार्क्स लेना है। तो दूसरा मार्क्स जो आपको मिलता है वो मिलता है लैंग्वेज कॉम्पिटेंस या शैली संकलन का। अब देखिए हिंदी में ये शब्द देखिए, शिल्प शास्त्र वे प्राचीन हिंदू ग्रंथ हैं जिनमें विविध प्रकार की कलाओं तथा हस्तशिल्पों की डिजाइन और सिद्धांत का विवेचन किया गया है। आप एक लाइन में जो है बता रहे हैं आर्ट के बारे में, कला के बारे में। इस प्रकार की 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है जिन्हें बाह्य कला कहते हैं। इनमें काष्ठकारी, स्थापत्य कला, आभूषण कला, नाट्य कला, संगीत, वैद्यक, नृत्य, काव्य शास्त्र आदि है। ये देखिए ये सब जो शब्द का इस्तेमाल किए टेक्निकल भी है और आम पब्लिक को ये समझ भी आ रहा है। अब देखिए इसी चीज को हम इंग्लिश में हम लोग बात करते हैं कि वास्तु विद्या और शिल्प शास्त्र, the science of architecture is one of the technical subjects studied in ancient India along with Ayurved, धनुर्वेद, ज्योति आचार्य एक्सेट्रा। तो ये आपको मार्क्स दिलाता है कि किस तरह का लैंग्वेज आप जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा चौथा पैरामीटर जो आपको मार्क्स मिलता है, एक बोलते हैं हम लोग बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट कॉम्पिटेंस या प्रसंग संकलन कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या 1857 का विद्रोह भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम था, और आप आंसर दे रहे हैं 1857 के संग्राम के कारण का। क्वेश्चन कुछ और है, आंसर कुछ और दे रहे हैं। तो प्रसंग संकलन जो है, कॉन्टेक्स्ट संकलन, आपको 0 मिलेगा। और एक बार आप यदि सपोज 1857 के विद्रोह के बारे में, उसके प्रकृति के बारे में पूछा जा रहा है, तो प्रकृति में भी बहुत सारी बातें होती हैं। क्या ये भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम था, या पहला स्वतंत्र संग्राम था तो क्यों था, कौन कौन वर्ग इसमें सम्मिलित थे, कौन कौन वर्ग ज्यादा सक्रिय थे, कौन क्षेत्र ज्यादा सक्रिय थे, कहां पे ये 1857 का विद्रोह सफल हुआ। तो बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो एक एक करके आप अपने पैराग्राफ को, पॉइंट को लिखेंगे तो आपको मिलेगा मार्क्स कंटेंट कॉम्पिटेंस में, प्रकरण संकलन में। और दोनों के साथ ये प्रसंग संकलन और प्रकरण संकलन के साथ मिला हुआ है। अगला जो पॉइंट आता है वो होता है संरेखण क्षमता या अलाइनमेंट कॉम्पिटेंस। क्या आपका पहला पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ में लिंक है, कंटिन्यूटी है? क्या दोनों में, पहला पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ में क्या रिश्ता है? क्या दोनों को रिश्ते देखते हुए आप एक दिशा की ओर अपने आंसर को लेके जा रहे हैं? तो इस तरह से यदि अलाइनमेंट कॉम्पिटेंस रहे, संरेखण क्षमता हो कि एक पैराग्राफ का दूसरा पैराग्राफ तीसरा पैराग्राफ, पूरा मेन बॉडी ऑफ द आंसर जो है सीक्वेंस में, क्रमबद्ध तरीके में लिखा हुआ है, तो आपको नंबर मिलेगा अलाइनमेंट कॉम्पिटेंस पे। और पांचवा जो मार्क्स मिलता है स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन कॉम्पिटेंस, संरचना और प्रस्तुति संकलन। ठीक है, अब स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन कॉम्पिटेंस क्या है? अब मान लीजिए कोई फिल्म है, फिल्म में दो भाई बिछड़ जाते हैं, मेन फिर आपका फिल्म चालू होता है, शुरू में दिखाया था दो भाई हैं बचपन में बिछड़ जाते हैं। आपका दूसरा सीन होता है कि दोनों भाई बड़े होते हैं, अलग अलग जिंदगी बिताते हैं, उनकी शादी भी हो जाती है, और लास्ट सीन में आप देखते हैं कि दोनों भाई आपस में मिल जाते हैं। यानी इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, मुख्य आंसर, और अंतिम जो है आपका जो है निष्कर्ष, यानी हैप्पी फैमिली हैप्पी कंक्लूजन। तो क्या आपका आंसर इस दिशा में बढ़ रहा है कि किस तरह से प्रस्तुति किया जा रहा है, किस तरह से पहला पैराग्राफ में ही आप दूसरे पैराग्राफ के बारे में बता दे रहे हैं कि अगला पैराग्राफ हम ये बताएंगे, दूसरे पैराग्राफ बता रहे हैं कि अब आप आगे क्या आपको जानना चाहिए। तो इस तरह का स्ट्रक्चर यदि बनाते हैं आंसर में तो बहुत ही ज्यादा आपको नंबर मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी के बाद जो आता है सेक्शन, वो है आपको मार्क्स मिलेगा कंक्लूजन कॉम्पिटेंस पे, यानी निष्कर्ष संकलन पे, कि निष्कर्ष आपका जो है कैसा होना चाहिए। अब देखिए उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन है कि बिमटेक
ये बिम्स्टेक ज्यादा जरूरी है या सार्क? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस साल के लिए हो सकता है। तो बिम्स्टेक भारत के लिए ज्यादा जरूरी है या सार्क ज्यादा जरूरी है? कौन सा संगठन ज्यादा जरूरी है? इसका निष्कर्ष देखिए। निष्कर्ष लिखना बहुत ही जरूरी है। आपकी भाषा होनी चाहिए, आपका विचार होना चाहिए। तो आमतौर पे ये प्रवृत्ति है कि बिम्स्टेक को भारत के लिए सार्क फ्रेमवर्क के विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि भारत बिम्स्टेक को इसलिए बढ़ावा दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान इस क्षेत्रीय संगठन का सदस्य नहीं है। हालांकि जैसा कि पूर्वोक्त परिचर्चा से स्पष्ट है, जैसा कि पूर्वोक्त परिचर्चा से स्पष्ट है, कहने के मतलब आप मेन बॉडी ऑफ द आंसर में लिख चुके हैं। यदि क्वेश्चन रहे कि बिम्स्टेक महत्वपूर्ण है या सार्क, किसको चुनिए, तो उसका आंसर लिख रहे हैं आप। तो हालांकि जैसा कि पूर्वोक्त परिचर्चा से स्पष्ट है, ऐसा सोचना एक संकीर्ण नजरिया है और इसके जरिए हम भारत की विकासशील क्षेत्रीय कूटनीति के पूरे आयाम को नहीं समझ सकते। बिम्स्टेक समग्र भारत के अन्य क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठनों से जुड़े हित केवल पाकिस्तान की भूमिका पर आधारित नहीं है, बल्कि इनके मूल्य में उप क्षेत्रीय आयामों में भारत के लिए उपलब्ध अवसरों और चुनौतियों पर आधारित है। इसके साथ ही सार्क के सदस्य देशों के साथ करीबी ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक और संबंध का होना भी भारत की अंदरूनी स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि हाल की कूटनीतिक पहलों से जाहिर होता है कि भारत चाहता है कि सार्क संगठन आपसी हितों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और मौजूदा वैश्विक महामारी जैसी साझा चुनौतियों का सामना करने में भी काम आए। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से लड़ने की नीति पर चर्चा के दौरान सार्क देशों के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारी देश की जनता के बीच आपसी संपर्क बहुत प्राचीन है, हमारे समाज आपस में बड़ी गहराई से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम सभी देशों को मिलकर तैयारी करनी चाहिए, मिलकर हम काम करना चाहिए और मिलकर ही सफलता भी हासिल करनी चाहिए। तो ये उस क्वेश्चन का कंक्लूजन है कि एक अधिकारी के रूप में आपके पास सवाल ये उठता है कि बिम्स्टेक संगठन महत्वपूर्ण है भारत के लिए कि सार्क, तो उस पर आप अपना विचार दे रहे हैं। वही अंग्रेजी में देखिए, अंग्रेजी में आप कंक्लूड कर रहे हैं। इनिस रामनाथ गोयनका लेक्चर इन नवंबर 2019, जयशंकर aptly noted that India with its ambition to be a leading power someday could not continue with unsettled borders and unintegrated region and underexploited opportunities. Setting borders, a task that began in 1947 and reached a critical stage in 1962, may still take a very long time. However, taking small and meaningful steps towards regional integration is double in the short term. Only then can opportunities for cooperation be utilized. The region's leaders have to recognize that they swim or sink together and that both organizations have their uses. तो आपको आपके आंसर में किस तरह का निष्कर्ष बनाते हैं वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये बच्चों कोई नई बात नहीं है। बार बार हम लोग आंसर करेक्शन में इस तरह की पॉइंट्स को उठाते थे कि कैसे आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कैसे आपका हर एक पैराग्राफ लिंक होना चाहिए और कैसे आपका निष्कर्ष होना चाहिए। चलिए इस चर्चा का अंतिम भाग जो है, महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए बच्चों, जो भी आज हम लोग मॉड्यूल बनाए हैं, जो भी आपके सामने हम बात कर रहे हैं, ये सारा चीज हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आपके पास सारा मटेरियल है, सारा रीडिंग मटेरियल है, सारा क्वेश्चन का आंसर है, खाली उसको एक एक मिनट करके दोहरा जाना है बस, और आपकी तैयारी पूर्ण है। क्योंकि जो भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये पेपर 1 सेक्शन 1 का आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही, जो आप खुद आंसर लिखे हैं टेस्ट सीरीज में, जो मेंस के क्लास में खुद जो आपको आंसर करवाया गया है, उसी को सिर्फ पढ़ लीजिएगा तो पेपर 1 सेक्शन 1 आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कि 6 क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं और 6 में से आपको 3 का विकल्प रहेगा, तो वो आसानी से आप चुन सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आप लोग किए हैं, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इवेल्युएट। 1857 का विद्रोह भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम था, समीक्षा कीजिए। इसमें वीडी सावरकर का जरूर मेंशन कीजिएगा बच्चों। वीडी सावरकर से ही ये स्टेटमेंट जो है वीडी सावरकर का है। उसके बाद आपको भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम
स्वतंत्र संग्राम क्या होता है, संग्राम क्या होता है, आंदोलन क्या होता है, कौन कौन से वर्ग, कौन कौन से क्षेत्र है, उसको इस तरीके से आप कंटिन्यू कीजिएगा। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन का नोट्स है आपके पास, द रिवोल्ट ऑफ 1857 was basically because of economic discontent. Justify the statement. Analyze the economic discontent in Bihar at the time of 1857 revolts. 1857 का विद्रोह मूल रूप से आर्थिक असंतोष के कारण थे। इस बयान की कीजिए, आपको आर्थिक कारण बताना होगा, उस समय का सूखा, अकाल, ये सारी बात को आपको चर्चा करना पड़ेगा। और बिहार में भी ये आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में आपको बताना होगा। थोड़ा सा अपने तरफ से आप जो है कुंवर सिंह के बारे में भी, उनकी भी आर्थिक कष्ट के बारे में आप विवेचन कीजिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट वे द सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह के सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अब देखिए, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन 1857 रिवोल्ट? 1857 के विद्रोह में बिहार का क्या क्या योगदान था? पहला चीज तो आप देखिएगा, बिहार को उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्र से भी तुलना करेंगे कि बंगाल में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, उड़ीसा में क्या हुआ और बिहार में क्या हुआ, और थोड़ा सा समानता इसमें दिखाएंगे बिहार और यूपी में। नंबर 2, ठीक है। तीसरा चीज, आप कुंवर सिंह का जो आप जो व्याख्या में पढ़े होंगे, कहाँ कहाँ ऐसा लगने लगा अंग्रेजों को कि अब जो है बिहार राज्य उनसे खिसक गया। ये सब बातों पे आप चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन में। व्हाट वे द पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण क्या थे? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह का क्या प्रभाव पड़ा? आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से आंसर कर चुके हैं, लेकिन एक फैक्ट जरूर लिखिएगा। आप जो है गांधी जी, M.N. रॉय, फिर आप मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, इनके जन्म का वर्ष जरूर डालिएगा, क्योंकि 1857 के 10 साल के अंदर या 15 साल के अंदर ऐसे व्यक्तियों का जन्म हुआ जिनका कि बचपन 1857 का कहानी सुन के बड़े हुए लोग। तो सबसे बड़ा विद्रोह का प्रभाव ये था कि ये भविष्य के नेता को, भविष्य के संग्राम कर्ता को, भविष्य के जो कहिए लीडर को ये पैदा कर चुका था। तो ये इस रिवोल्ट को भी डाटा के साथ, फैक्ट के साथ, ईयर ऑफ बर्थ के साथ आप जरूर कहें। अगला है, वेयर डिड कुंवर सिंह वाज स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्गर देन द ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट? 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह रणनीतिक रूप से अंग्रेजों से ज्यादा मजबूत कहाँ थे? देखिए, इसमें हम लोग बात किए थे कि कुंवर सिंह सासाराम से रोहतास से आपके मध्य प्रदेश से यूपी गए, और बहुत जगह जो है रणनीतिक रूप से वो बहुत जगह सफल रहे हैं, और उनका रणनीति भी बहुत सफल रहा। कभी कभी बहुत ज़्यादा वो जो हैं डोमिनेट कर गए हैं, बहुत अच्छे पोजीशन, बहुत अच्छे फुटहोल्ड में थे। तो उस समय कुंवर सिंह को कुछ पॉलिटिकल कॉन्सेशंस ले लेना था, लेकिन वो थोड़ा सा जल्दी में थे वापस जगदीशपुर जाने के लिए। और इस प्रकरण में क्या क्या गलतियां हुई, इसको आपको जो हाईलाइट करना है। अगला देखिए, आर्ट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, डिस्कस दिस इन रिलेशन टू मॉडर्न आर्ट। जो आपका कला है, अब मौर्य कला पढ़े, मौर्य कला में विशेषता भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात हम लोग शुरू ये किए थे कि प्राचीन भारत में और ये वर्तमान में भी जो कला है, यहाँ के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ही चित्रण है। तो कला राजनीतिक प्रणाली का प्रतिबिंब है। मौर्यकालीन कला के संबंध में इस पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा व्याख्या की जरूरत है, नोट्स आपके पास है। उसी तरह मौर्य आर्ट वॉज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोशियो रिलीजियस सिस्टम। मौर्य कला सामाजिक धार्मिक व्यवस्था की प्रतिबिंब थी। बहुत अच्छी बात है भैया। अब देखिए, व्हाट इज द कंटिन्यूटी एंड चेंज इन पाल आर्ट? पाल कला में निरंतरता और परिवर्तन क्या है? अब देखिए, पाल कला उतना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये पोर्शन निरंतरता और परिवर्तन को एक सनसनी निगाह जरूर देख लीजिए। उसी तरह व्हाट इज कंटिन्यूटी एंड चेंज इन पटना कला? पटना कला में हम लोग सबको ही विशेषता पढ़ते हैं, क्या क्या टूल से कैसे कैसे पेंटिंग होता था, लेकिन उस पटना कलम में
पहले के चित्रकारी से क्या क्या उसमें निरंतरता मिलता है, क्या क्या नया चीज मिलता है, ये चीज आप जानेंगे तभी तो पटना कलम के बारे में आप उसके महत्व के बारे में जानकारी लेंगे। तो ये क्वेश्चन को जरा भी इस रूप से भी जरा क्वेश्चन को समझ लीजिए, व्याख्या कर लीजिए और आंसर कर लीजिए। नोट्स आपके पास है। What was the social impact of बाबू कुंवर सिंह? बाबू कुंवर सिंह का सामाजिक प्रभाव क्या था? ये बहुत आसान है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री नीड्स टू बी रीटोल्ड फ्रॉम बिलो, एनालाइज द रोल ऑफ पीजेंट्स इन चंपारण सत्याग्रह। इतिहास को किसानों की नजरियों से देखना चाहिए। चंपारण सत्याग्रह में किसानों की भूमिका का विश्लेषण करें। ठीक है, गांधी जी चंपारण सत्याग्रह, आज हम लोग गांधी जी के कारण जानते हैं। क्या गांधी जी अकेले इस संग्रह में विजेता हुए? उनकी टीम की भूमिका को देखना है ना। और किसान किस तरह से गांधी जी के आने से पहले अंग्रेजों को, नील मालिकों को चुनौती दे चुके थे। तो पृष्ठभूमि तो, बैकग्राउंड तो किसान ही तैयार किए थे कि देखिए हम लोग बैकग्राउंड पृष्ठभूमि तैयार कर लिए हैं, सड़क बन चुका है, अब इस सड़क पे गांधी जी नजर, आप जरा हम लोग को हाथ पकड़ के ले जाइए। नंबर 1। नंबर 2, क्या किसान वाकई में 100% वो संतुष्ट थे? जो चंपारण सत्याग्रह में आपका आयोग बैठा, आयोग में जो गांधी जी का पक्ष रहा और उसके बाद जो भी बातें हुई, जो भी इसका परिणाम निकल के आया, कि क्या किसान को 100% संतुष्ट करने वाली विवेचना थी? इस बारे में जो है हम लोग को पढ़ना चाहिए, जो क्या काफी डिटेल में आप लोग पढ़ चुके हैं। मेरे ख्याल से इसका वीडियो भी होगा, है कि नहीं? चंपारण सत्याग्रह में किसान की नजरिया, मीन्स हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में सबअल्टर्न स्टडीज कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। गांधी जी परफेक्टेड हिज टेक्निक ऑफ सत्याग्रह इन चंपारण, डिस्कस। अब देखिए गांधी जी शुरू अफ्रीका से आए थे, तो एक जगह उनका चंपारण सत्याग्रह था ना, जहां पे अपने तकनीक को वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उनका एक्सपेरिमेंटेशन फेज कैसा रहा चंपारण सत्याग्रह में, इस पे क्वेश्चन है। बहुत अच्छा से आप लोग आंसर बना चुके हैं इसको। उसी तरह देखिए मेरा ये क्वेश्चन था, है ना। इस क्वेश्चन को हिस्ट्री नीड्स टू बी रीटोल्ड फ्रॉम बिलो, कि इतिहास को किसानों के नजरियों से देखना चाहिए। इसको आप इससे मिला के पढ़िए। टू व्हाट एक्सटेंट द रैयत ऑफ चंपारण बेनिफिटेड फ्रॉम द चंपारण सत्याग्रह इन 1917, इवेल्युएट। 1917 में चंपारण सत्याग्रह से चंपारण के किसानों को किस हद तक न्याय मिला, समीक्षा कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन जो आपस में इंटर रिलेटेड है। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये आपका मौर्य कला और पाल कला। पाल कला इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंटिन्यूटी ऑन चेंज तो भाई जानना ही चाहिए। What is the distinguishing feature of ancient Indian art? What were the changes noticed in Mauryan art and Pal art? प्राचीन भारतीय कला की विशिष्ट विशेषता क्या थी? बार बार आप लोगों को मना किया है कि सिर्फ मौर्य कला मत पढ़िए, पाल कला मत पढ़िए, इनको इतिहास के एक स्वरूप के रूप में पढ़िए। You should see मौर्य आर्ट एंड पाल आर्ट एज एन एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री। तो प्राचीन भारतीय कला की विशेष विशेषता क्या थी, मौर्य पाल कला में क्या बदलाव देखें, इस टॉप क्वेश्चन को भी जरा इंपॉर्टेंट बनाइए। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशली ड्यूरिंग द गांधीयन फेज। व्हाट वे द रोल ऑफ वुमेन इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। खास करके गांधी जी के उदय के बाद, गांधी जी जो भारतीय स्वतंत्र संग्राम में जब सक्रिय हो गए, तो उस समय महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करें। विशेषकर गांधीवादी दौर में स्वतंत्र संग्राम में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करें। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं की क्या भूमिका थी। ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आप बना लिए, आपके पास आंसर भी है, नोट्स भी है, मेरे ख्याल से इस पे भी वीडियो है आप लोग का, इसको देख लिए। आप सोचिए कि आपका मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन है नए तरीके का। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ कैरेक्टर एंड पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया, एग्जामिन।
1857 का विद्रोह भारत में औपनिवेशिक शासन के चरित्र और नीतियों का संचयी प्रभाव था। समझ करें, सिंपल है। इसमें आपको उनका शोषणकारी एक्सप्लॉयटेटिव नेचर को उजागर करना है। अगला क्वेश्चन, द 1857 अपराइजिंग was the culmination of the recurrent big and small local rebellions that had occurred in the preceding 100 years of British rule. Discuss. 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती 100 वर्षों के दौरान हुए बड़े और छोटे स्थानीय विद्रोह की परिणति था। चर्चा करें। भैया 1857 विद्रोह के बहुत कारण थे ना, तो धीरे 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 फुंसी हुआ, फुंसी से फोड़ा हुआ, फोड़ा ही बम फूट गया। इसी नेचर को आपको डिस्कस करना है। अब देखिए, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर जी की गहरी आस्था थी, इस कथन को पुष्टि कीजिए। कुंवर सिंह हैड अ डीप फेथ इन कम्युनल हार्मोनी कन्फर्म। ऐसा नहीं कि कुंवर सिंह 1857 में बीपीएससी में आ गया तो इस बार नहीं आएगा। इस तरह का क्वेश्चन को भी चेंज किया जा सकता है। कुंवर सिंह हैड डीप फेथ इन कम्युनल हार्मोनी, है ना। तो कुंवर सिंह का आपका हिंदुओं के साथ रिश्ता, मुसलमानों के साथ रिश्ता, सिखों के साथ रिश्ता, अंग्रेजों के साथ रिश्ता, ये सब पे आपको हाईलाइट करना है। कुंवर सिंह की जवानी का दिन कैसा था, जवानी के समय क्या था, अंग्रेजों के साथ कैसा रिश्ता था, आरा में, बक्सर में वो जो थाना किए, तो थाना का इंचार्ज किस किस के लोगों को बनाए, कौन कौन से समुदाय के, संप्रदाय को लोगों को वो थाना इंचार्ज बनाया करते थे। तो इस तरह की बात यदि उदाहरण के साथ जो है कुंवर सिंह के बारे में आप लिखेंगे तो उनके सांप्रदायिक सद्भाव के बारे में आपको मालूम चलेगा। ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। अब अगला गांधी जी पे आइए। फॉर गांधी जी कोऑपरेशन वॉज अ मीन्स ऑफ अचीविंग इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड कॉमन गुड फॉर ऑल। व्हाट इज गांधीयन पैराडिग्म ऑफ इंडियन विलेजेस। गांधी जी का मानना था कि सहयोग और सहकारिता से ही सबका लाभ हो सकता है और आर्थिक समानता हो सकती है। ग्राम विकास पर महात्मा गांधी का दृष्टिकोण क्या था। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग स्वच्छ भारत अभियान देख रहे हैं, ग्राम विकास की बात कर रहे हैं। इसमें गांधी जी का क्या विचार था, गांधी जी कौन कौन सा मॉडल लेके आए थे ग्राम विकास का, और आज जो भारत सरकार जो मॉडल जो लेके आई है, क्या वो ग्राम विकास का मॉडल गांधी जी के मॉडल पर आधारित था। ये सारा चीज आपको इसमें डिस्कस करना है और फुल लेंथ आपके पास क्वेश्चन का इसका आंसर है, सैंपल आंसर है, आपको नोट्स दे दिया गया है। और इस तरह के क्वेश्चन पे आप लोग को फेल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, मधुबनी पेंटिंग के बारे में जरा हल्का देख लीजिएगा। फिर थोड़ा सा ये भी देख लीजिएगा, मौर्य समाज के विभिन्न वास्तुशिल्प तत्वों और उनके महत्व की जांच करें। और गांधी, नेहरू, टैगोर का जो एक थॉट प्रोसेस है, विचार है, उसको भी हल्का फुल्का पढ़ लीजिएगा। ये कोई नई बात नहीं है। ये सारा बात, ये सारा क्वेश्चन, ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लास में कर चुके हैं। आपके टेस्ट सीरीज में हो चुका है, क्लास में हो चुका है। आपको सिर्फ जो है नोट्स उठा के उसमें जो धूल पड़ा हुआ है उसको हटाना है, छांटना है, और एक दिन से ज़्यादा आपको इसमें नहीं लगेगा। तो पेपर 1 सेक्शन 1 में इतना ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए। कल हम लोग पेपर 1 और सेक्शन 2 पर चर्चा करेंगे।